नमस्ते बच्चों। प्रश्नावली 29B में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे। इसका पहला भाग मैं आपको प्रश्नावली 29 में पढ़ा चुकी हूँ और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। बच्चों, दूसरे भाग में हम गोस्वामी जी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम उनकी रचनाओं को, उनकी भाषा शैली को और उन्होंने किन किन शैलियों में अपने साहित्य को रचा, इस पर चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं रचनाएं आ चुकी हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कुल 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं और इन्हीं का विवरण मैंने यहाँ पर दिया है और मैंने इस तरीके से ये ऐड किया है 12 की 12, 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई न हो। तो सबसे पहले जो उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस, उसका नाम मैंने लिखा है। इसके पश्चात वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, 12वें रामायण और कवितावली है। 12 की 12 रचनाएं आपको याद करनी है। इसमें से कोई भी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12 की 12 रचनाओं को हमें जीवन परिचय में देना पड़ेगा। याद रखें कि जितनी भी राम शब्द से उनकी रचनाएं शुरू हुई हैं, लगभग उनमें सभी में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अर्थात वह सभी रचनाएं उन्होंने अवधी भाषा में लिखी हैं। और अन्य भाषाएं अन्य जो हमारी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाओं को उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचा है। इसके पश्चात हम भाषा शैली पर आते हैं कि उनकी जो भाषा थी वह कौन कौन सी थी और उन्होंने साहित्य में उनका किस प्रकार प्रयोग किया। तो गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधी व ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। तुलसीदास जी का अवधी व ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। तुलसीदास जी की भाषा परिष्कृत, सहज व प्रभावपूर्ण है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैंने अवधी और ब्रज भाषा के विषय पर बातचीत की है और दोनों ही भाषाओं का अपने ग्रंथों में उन्होंने पूर्ण अधिकार के साथ प्रयोग किया है। याद रखें कि जिन जिन ब्लैक पेन से मैंने शब्दों को लिखा है, उन्हें अंडरलाइन भी किया है। यदि आप इन्हें ब्लैक पेन से नहीं लिखेंगे, इन्हें अंडरलाइन नहीं करेंगे, तो ये एक साधारण जीवन परिचय के रूप में ही हमारे सामने आएगा। तो जैसे मैं लिख रही हूँ, जिस शैली में मैं लिख रही हूँ, जिस प्रकार मैं लिख रही हूँ, शैली बोले तो स्टाइल, किसी भी हिंदी स्टूडेंट के लिए लिखने का जो स्टाइल है वो सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है उसे नंबर प्रदान करवाने में। तो हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें कि हम किस प्रकार लिख रहे हैं। उन्होंने भाषा में मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग अर्थ को तीव्र व कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए किया। जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें तद्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग मिलता है और जो स्थानीय मुहावरे या लोकोक्ति अवधी भाषा में प्रयुक्त की जाती हैं या ब्रज प्रदेश में प्रयोग की जाती हैं, उनका प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में यथासंभव कथा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया है। अब हम आते हैं शैली पर। शैली यानी कि उनका स्टाइल क्या था, साहित्य को उन्होंने किस शैलियों में लिखा है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि उस समय जितनी भी प्रचलित शैलियाँ थी, आदिकाल से लेकर और भक्ति काल तक जितना भी पोर्शन तुलसीदास जी के समय में पढ़ा, उन्होंने लगभग सभी शैलियों पर कार्य किया। उन्होंने सभी शैलियों में अपने साहित्य को रचा। मुख्यतः चौपाइयाँ तो उन्होंने इतनी स्पेशल लिखी हैं कि जिन्हें भारतीय समाज आज तक भी गायन के जरिए पूजा में इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शैली प्रयोग की दृष्टि से हिंदी साहित्य जगत में गोस्वामी जी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने तत्कालीन सभी प्रचलित शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में किया है। तो इन शैलियों में हम देख रहे हैं छप्पे शैली है जो आदिकाल से उन्होंने उठाई है। आदिकाल में छप्पे शैली का बहुत ज़्यादा प्रयोग, यानी कि हिंदी का जो सबसे पहला काल था, प्रारंभिक काल था, उसमें छप्पे शैली के प्रयोग को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अपने ग्रंथों में उन्होंने छप्पे शैली को भी लिखा है और दोहा को भी लिखे हैं, चौपाई भी लिखी है।
गीत शैली में, यानी कि गीतात्मक रूप से भी उन्होंने इस शैली का प्रयोग किया है। और बरवे रामायण जो है वो कवित समयीय शैली पर लिखी गई है। दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग सबसे ज़्यादा जो मिलता है वह रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ हमें कहना चाहिए, रामचरित मानस, उसमें मानस। देखिए, मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, तो मैं कभी कभी शब्दों को देखने में सक्षम नहीं हो पाती हूँ। तो याद रखिए, छप्पे, दोहा, गीत, चौपाई और कवित्त शैली उनकी विशेषता है। अब हम देख रहे हैं अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास विलक्षण प्रतिभा के धनी, उत्कृष्ट कोटि के कवि, महान लोक नायक और श्री राम के परम भक्त थे। उनका संपूर्ण साहित्य लोक मंगल की कामना से परिपूर्ण है। वास्तव में वह विश्व साहित्य जगत के, हिंदी साहित्य जगत के ही नहीं, विश्व साहित्य जगत के, याद रखिए, लोक मंगल की कामना, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय की जो कामना है उनके साहित्य में बहुत मर्यादा के साथ रखी गई है। उन्होंने भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप को हिंदू जाति के सामने रखा कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इस मर्यादा पुरुषोत्तम को ये स्थान दिलाने में गोस्वामी जी का बड़ा योगदान रहा है। तो वास्तव में वह विश्व साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ व अमर कवि हैं। उनकी महानता को इस परिभाषा से समझा जा सकता है। इस जीवन परिचय के अंत में मैंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की एक परिभाषा दी है, जो अन्य किसी बच्चे के द्वारा पता नहीं लिखी जाएगी या नहीं। मैंने इस जीवन परिचय को इतना खास बनाया है आपके लिए कि ऐसा जीवन परिचय शायद आपको कक्षा में पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं। तो यदि आपने इस जीवन परिचय को इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा है, जिस प्रकार मैंने अंडरलाइन की है, जिस प्रकार मैंने बीच बीच में उदाहरण दिए हैं और लास्ट में मैंने उनकी उत्कृष्टता को दर्शाती हुई डॉक्टर ग्रियर्सन की एक परिभाषा लिखी है, आप ऐसे ही लिख कर आएंगे तो यकीन मानिए कि 5 में से 5 अंक आपको पूर्णतः मिलेंगे। तो उन्होंने लिखा है गोस्वामी जी के विषय में कि बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। और इस प्रकार हमारा ये हिंदी साहित्य में उनका स्थान संपूर्ण हो जाता है और हमारा जीवन परिचय भी संपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी जीवन परिचय जो है मैंने 7 मिनट में पूर्ण कर ली है। अब आपको अपने लेखन पर बहुत ध्यान देना होगा। अब क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो मात्राओं में बिल्कुल गलती ना करें, बहुत तरीके से लिखें पूरी की पूरी जीवन परिचय को। उससे क्या होगा कि आपका अंक कहीं भी कटेगा नहीं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो बहुत समय चाहिएगा, तो आप अभी से लगिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की है वो ये है कि लगभग अपने पूरे पेपर को आप 10 मिनट पहले निपटा लीजिए। और इसके बाद जितनी भी आपने ब्लैक कलर से तथ्यों को लिखा है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी गद्यांश में, किसी भी जीवन परिचय में, आप उसे सारे के सारे को उन 10 मिनट में अंडरलाइन करेंगे। याद रखिए, कोमा, सिंगल कोमा का भी हिंदी में बड़ा महत्व है। जब व्यक्ति पूरे तरीके से हिंदी पर कार्य करता है तो परीक्षक के पास नंबर काटने का कोई विकल्प नहीं बचता। तो याद रखिए, अपने पूरे पेपर को 10 मिनट पहले निपटा लें और सभी अंडरलाइन कंप्लीट करें, उससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, उन्हें शेयर करें और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।